हाँ भाई, जय हिंद सभी को। क्या हाल है सबकी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट नंबर 70 ऑफ 90 डेज 90 कॉन्सेप्ट सीरीज। और जो आज टॉपिक हम फील करेंगे वो पढ़ेंगे फील कूलम्स लॉ। इसका एक और नाम होता है, वो होता है कूलम्स का इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो चलो स्टार्ट करते हैं फील करना। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कूलम्स लॉ कहाँ पर लगता है। मतलब कूलम्स लॉ बेसिकली जो एक टॉपिक है, इट इज़ रिलेटेड टू द चार्जेस। जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं ना, तो जब रेस्ट पे चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स बनता है जो दूसरे चार्ज पे लग सकता है। तो वो जो फोर्स होता है ना, वो कितना होता है ये बताया था हमारे कूलम बाबा ने। ठीक है, तो समझते हैं क्या। देखो, सबसे पहले एक मैं एग्जांपल के लिए एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालेगा चारों डायरेक्शन पे। ठीक है, ठीक है। अब इससे थोड़ी दूर जाकर के मैं बोलता हूँ कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे यहाँ से बाहर निकाला, ऐसे ऐसे जाके ये इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज मान लो ये पॉजिटिव था, दूसरा चार्ज ये पॉजिटिव आ गया, तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है, अगर मैंने बोला पॉजिटिव चार्ज है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज में क्या होगा बता दो भैया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्यू की जगह माइनस क्यू पुट करो और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे की वैसी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी डायरेक्शन है फोर्स के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने, ध्यान से समझो, अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पर, तो मुझे बताओ इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा? तो तुम बोलोगे पॉजिटिव चार्ज में इन द डायरेक्शन लगता है। तो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर दिख रहा है फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। अगर मैं इसी एग्जांपल पे थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके एक नेगेटिव चार्ज लेके आ जाऊं, तो मुझे एक बात बताओ, इस नेगेटिव चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगेगा? तो तुम बोलोगे भैया अगर नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स होता है एंटी पैरेलल। ऊपर क्या था? पैरेलल, नीचे क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो जो फोर्स होगा विल बी व्हाट इट इज एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ है तो फोर्स कहाँ होगा? यहाँ होगा। तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा भैया? यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो आपने देखा फोर्स तो लग रहा है, फोर्स तो लग रहा है, बट अगर मैं तुमसे पूछूं कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होती है। तुमने बता दिया डायरेक्शन, इधर लग रहा है भैया या तो इधर लग रहा है, डायरेक्शन तो तुमने बता दिया, पर मैं बोलूं कितना लग रहा है, तूने किसी को कंटाप मारा, कितना तेज मारा, फोर्स कितना लग रहा है, वो कौन बताएगा? तो वो बताएंगे भैया कौन? कूलम बाबा। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचा, अपने पास खींचा, तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस पॉजिटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर भगाया, तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन। अरे इसको कॉमन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। दो सेम टाइप के लोग, सेम टाइप के लोग मतलब क्या? जिनका जेंडर सेम होता है। दो लड़कियां मान लो एक रूम में बंद कर दिया आपने, उनके बीच में क्या होगी? लड़ाई हो जाएगी और वो एक दूसरे से दूर भागेंगे ना। तो सेम टाइप के लोग एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि अपोजिट जेंडर वाले पकड़ो, एक लड़का और एक लड़की को पास में रख दो, तो उनके बीच में क्या होगा? दोस्ती हो जाएंगे, वो पास में आने की कोशिश करेंगे। तो क्या होता है? अपोजिट जो चार्जेस होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और सेम टाइप के चार्जेस में क्या होता है? फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप होता है। तो सिंपल से एक पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्यों? क्योंकि ये काम आएगा और यही बेस होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है भाई आपका कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं, अगर सिमिलर चार्ज हैं तो क्या होगा भैया? बता दो जरा फटाक से। सिमिलर चार्ज है तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, सिमिलर चार्ज में क्या होगा भैया? रिपल्शन होगा। अगर मैं ये चीज़ बोलूँ कि भैया अपोजिट चार्ज है, ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ अपोजिट चार्ज है तो क्या होगा भैया? अपोजिट चार्ज, एक लड़का और एक लड़की, क्या होगा भैया? अट्रैक्शन होगा। ठीक है भैया, अट्रैक्शन होगा। ठीक, अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट थोड़ा सा समझना। एक पॉइंट ये है भाई कि इस चीज़ के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन कौन बोलता है? अगर मैं इसी चीज़ की फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो कौन देगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड कौन देगा भैया? तो ये देगा आपका कूलम्स लॉ। ठीक है, यही जो लॉ है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। देखो, फोर्स की डायरेक्शन तो आपने बता दिया कि अगर ये पॉजिटिव यहाँ रखा है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, डायरेक्शन मिल गई। नेगेटिव नेगेटिव रखा है तो ये दोनों सेम है, एक दूसरे से दूर भागेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव रखा है तो एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, डायरेक्शन तो बता दिया, बट जो इसका मैग्नीट्यूड कितना तेजी से पास आएंगे ये बताते हैं हमारे कूलम्स बाबा। ठीक है, अब कूलम्स लॉ को समझने से पहले थोड़ा सा हमने अभी ये एक चीज़ बोला कि भैया अगर एक लड़की और एक लड़का आसपास हैं तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कितना अट्रैक्शन फोर्स आएगा,
तो अगर तुम लड़के के पर्सपेक्टिव से बोलोगे कि लड़की जितनी ब्यूटीफुल होगी उतना तेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, ठीक है। अगर आप लड़की के पर्सपेक्टिव से बोलोगे कि जितना अच्छा लड़का सेटल्ड है, जितना अच्छा लड़की की फिजिकलिटी है, जितना उसने बॉडी बना के रखा है, वो लड़की के साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना आएगा। मतलब कोई ना कोई तो ऐसा पैरामीटर है ना जिसकी वजह से तुम बोल रहे हो। अब क्या करो तुम, ये तो एक पैरामीटर हो गया जिसमें हमने क्या बोला, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बात करा। इसके पास कितना है, इसके पास कितना है, इसके पास कौन सी नौकरी, इसके पास कितनी खूबसूरती है, ठीक है। पर मैं एक चीज़ और तुमसे बोलूँ, अगर एक इंसान मान लो एक सिटी में है, एक लड़का एक सिटी में है और लड़की दूसरी सिटी में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ होगा, ठीक। फिर अगर मैं बोलूँ दोनों एक सिटी में है, फिर अगला एग्जांपल दोनों एक ही पर्टिकुलर एरिया में है, तो मुझे बताओ जब एक एरिया में है और जब अलग अलग सिटीज़ में है, कौन से केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो बोलोगे भैया जब पास पास होते हैं ना लोग तो अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा होता है। हाँ भाई, तो यहाँ पर भी एक चीज़ हुई। तो ऐसे ही लॉस किसने दिया, अरे कूलम बाबा ने दिया। कूलम बाबा ने क्या बोला आपको, देखो, तो कूलम बाबा ने आपसे बोला कि फॉर एग्जाम्पल आप दो चार्जेस मान लो, ठीक है, आप दो चार्ज मान लो, एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है, और दोनों को मान लो अपोजिट, पहले को मानो पॉजिटिव, दूसरे को मानो नेगेटिव। अच्छा, सेम भी मान सकते हो, अभी हम अपोजिट लेके चल रहे हैं, आप सेम भी मान सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। और ये जो चार्जेस है ना, ये पॉइंट चार्जेस है। अच्छा, पॉइंट चार्ज क्या होता है, देखो, तो पॉइंट चार्ज को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं हम, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखो, पॉइंट चार्ज कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपसे चंद्रमा कितना दूर है, तो आप बोलोगे भैया बहुत ज़्यादा दूर है चंद्रमा। पर मैं तुमसे पूछूँ क्या चंद्रमा एक पॉइंट की तरह दिखता है, तो बोलोगे हाँ। तो मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन डालूंगा कि चंद्रमा क्या एक बिंदु जितना छोटा है, तो तुम बोलोगे नहीं, चंद्रमा तो बहुत बड़ा है, सूरज तो बहुत बड़ा है, जुपिटर दिखता है, सैटर्न दिखता है, हमको बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, स्टार्स बहुत छोटे छोटे दिखते हैं, बट ये एक्चुअली में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई, बहुत बड़े बड़े, इवन अर्थ से भी बड़े बड़े होते हैं। तो क्या आपको ये छोटे क्यों दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे भैया हम दोनों के बीच में, मतलब चांद और मेरे बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से मेरे को वो छोटे दिखते हैं, इसी वजह से मुझे वो पॉइंट दिखते हैं। तो पॉइंट चार्ज भी यही होता है। देखो, चार्ज कितना भी हो हमें मतलब नहीं है, बट जब उनके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, दो चार्ज के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब उनको हम बोलते हैं पॉइंट चार्ज। और एक चार्ज को भी पॉइंट चार्ज क्यों बोलते हैं, जब आपको उसका रेफरेंस बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा दूर है वो चार्ज, तो हम उस चार्ज को बोलते हैं पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है, कुछ नहीं होता है भैया, चार्ज एट डिस्टेंस, है ना, चार्ज एट डिस्टेंस, और जिसको डिस्टेंस हम इन्फिनिटी मानते हैं तो उसको बोलते हैं भैया क्या, पॉइंट चार्ज। समझ में आया क्या। हाँ, तो कूलम्स लॉ पे आते हैं। कूलम्स लॉ ने क्या बोला था भैया कि दो चार्ज ले लो, एक Q1 चार्ज ले लो और एक Q2 चार्ज ले लो, ठीक है, दो चार्ज ले लो। अब एक बात मैं तुमसे सबसे पहले पूछूंगा कि भैया यहाँ पर एक लड़का है, यहाँ पर एक लड़की है, कौन सा फोर्स आएगा। तो तुम बोलोगे भैया लड़का लड़की अट्रैक्शन फोर्स आएगा, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या, ये इसकी तरफ भगेगा, हाँ भैया ये इसकी तरफ भगेगा, ठीक है। अब अट्रैक्शन फोर्स आ गया, ठीक है। अब वो फोर्स किस किस बातों पर डिपेंड करेगा। तो तुमने सबसे पहले ये बताया था भैया, जब हमने जनरल लाइफ से एक्सप्लेन किया था, तुमने बताया था लड़के की क्वालिटी और लड़की की क्वालिटी, मतलब उनकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है, इस पे सबसे पहले डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पर भी कूलम्स ने क्या बोला, भैया आप इस लड़के की क्वालिटी और इस लड़की की क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या, कितना चार्ज है उस पर। अरे इस बॉडी पे, ये बॉडी अगर ए मान लो, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, इस बॉडी पे कितना चार्ज है, या फिर चार्ज खुद में कितना है, उस पर डिपेंड करेगा ना फोर्स कितना है। सोच के देखो भाई, सोच के देखो, मैंने बोला एक भारी सा ऑब्जेक्ट है, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, एक भारी सा ऑब्जेक्ट, एक हल्का सा ऑब्जेक्ट है, दोनों को साथ में छोड़, कौन सा सबसे पहले नीचे आएगा। ग्रेविटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बहुत भारी सा पत्थर लिखा और तूने एक छोटा सा रुई पकड़ा, कौन सा नीचे आएगा। तुम बोलोगे भैया दोनों नीचे आना तो सेम स्पीड से चाहिए था, यहाँ पर एयर के फ्रिक्शन की वजह से धीरे आया, ये तेज आ गया, ठीक है। बट यहाँ पर समझ क्या, तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो फोर्स होता है ना, इन चार्जेस के खुद के बल के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या, ये जो फोर्स है ये मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 पे भी डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड लिखा इसलिए पॉजिटिव है ना, और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 पे डिपेंडेंट है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे फोर्स डिपेंड कर रहा है। तो ये कूलम का फर्स्ट स्टेटमेंट था। देखो समझो, लड़का लड़की के बीच में अट्रैक्शन कितना, उनकी क्वालिटी, क्वालिटी मतलब क्या, यहाँ पर चार्ज, और दोनों की क्वालिटी होगी ना। अगर लड़का वेल सेटल्ड है, लड़की अट्रैक्ट होगी, लड़की वेल ब्यूटीफुल है, लड़का अट्रैक्ट होगा। तो भैया समझ रहे हो ये क्या है, दोनों की क्वालिटी, ठीक है। फिर भैया आपने बोले थे एक सिटी में रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जितने दूर चार्ज रहेंगे, जितने दूर चार्ज रहेंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा। अरे फील करके देखो, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, बहुत दूर दूर है, अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम आ रहा है, दोनों को पास में लेकर के आओ, पास में लेकर के आओ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया।
समझ रहे हो क्या है? तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। और यहाँ पर आर क्या है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या करो, मिला दो। भैया पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है? कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। फोर्स जो डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है? फोर्स जो होता है इन्वर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। अरे इन्वर्सली का मतलब क्या? देखो भाई इसको तुम ऐसा लिख सकते हो, ये आर की पावर इक्वल टू में लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब क्या? आर की पावर -2। देखो इन्वर्स रिलेशनशिप हो रहा है ना, -1 का मतलब क्या होता है? इन्वर्स होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है किस पे? डिस्टेंस पे, स्क्वायर के, और डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड पे, ठीक। इन दोनों को मिला दो। जैसे ही आपने मिलाया तो तुमने बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड, Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R², ठीक है। ये क्या है? प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी को जब अलग करते तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है भैया। कौन सा कांस्टेंट आएगा? देखो तो आपने लिखा जो फोर्स है इक्वल टू कांस्टेंट लगाया के, क्या होता है? ये लगाया मैंने Q1 Q2, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मैंने अलग कर दिया। अब यहाँ पर साइन नहीं डालोगे आप। देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ 5 कूलम का चार्ज था और यहाँ -10 कूलम का चार्ज था, तो कभी भी कूलम्स लॉ में हम क्या साइन नहीं डालते हैं, 10 -5 नहीं डालोगे। देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपको सिर्फ इतना बताता है कि उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर पॉजिटिव 5 डाला, नेगेटिव 10 डाला, तो फोर्स क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस का मतलब क्या? माइनस का मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। कूलम्स लॉ सिंपल आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बताता है, ठीक है। फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है भाई, फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है भाई, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो Q1 Q2 आप हमेशा पॉजिटिव रखोगे, अपॉन क्या है भाई? R², ठीक है। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। चलो अब बात करते हैं ये के क्या होता है। तो देखो के कुछ नहीं होता है, के को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम होता है भैया इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अभी कैसे आया भैया? देखो आप खुद सोचो, आप अभी क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब आप इलेक्ट्रो मतलब चार्ज को स्टैटिक मतलब रेस्ट के रूप में पढ़ रहे हो। और जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई और चार्ज आया तो उस पर फोर्स लगता है, तो भाई वही फोर्स का जो कांस्टेंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं के से। और जो के की वैल्यू होती है वो होती है भैया 1/4 पाई एप्सिलन नॉट। और ये एप्सिलन नॉट को हम बोलते हैं क्या? एप्सिलन नॉट को हम बोलते हैं, एप्सिलन नॉट को हम बोलते हैं भैया ये है परमिटिविटी। अब इसको फील करेंगे भैया, अब इसको बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ नॉट लगा है ना, इसका मतलब होता है फ्री स्पेस। अब समझना बेसिकली क्या है। अभी मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन किया था, कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ सबसे पहले स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो फोर्स होगा प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा। चलो लिख देते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, है ना। इस वाले स्टेटमेंट को, इनके स्टेटमेंट्स को यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कूलम का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है भैया? तो ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि क्या भैया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स is directly proportional to what? Product of, बोल दो जरा, product of magnitude of charge, ठीक है। तो ये दो चार्ज के लिए पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भैया जो भी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसी को F मैग्नीट्यूड लिखा है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये दो पॉइंट थे। फराडेस बोल रहा, कूलम्स लॉ के। फराडेस लॉ तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या क्या करोगे भैया? थोड़ा नोट कर लो, फिर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, नोट बाद में करना, पहले से हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा एंड करते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और फील करेंगे कूलम्स लॉ को, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना चार्ज दूर रहेगा उतना कम फोर्स रहेगा, वही ये चीज़ बता रहा है। जब तुमने इसको बेसिकली साथ में लिखा तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के आया, और इस के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज रेस्ट पे था इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट था। एक के अलग भी होता है जिसको बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे के होते हैं। तो यहाँ पर के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इस के की वैल्यू कितनी होती है? के की वैल्यू होती है
इस पर्टिकुलर चीज़ पे। अगर आप के को ऐसा यूनिट में सॉल्व करते हो ना, इस के को ऐसा यूनिट में जब सॉल्व करते हो तो के की जो वैल्यू आती है वो आती है 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर आप यूनिट देखते हो तो यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी न्यूटन कितना मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब ये यूनिट आपने भैया वहाँ देख के क्यों लिखे, तो मैं तुमको यूनिट लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। अच्छा यूनिट कैसे लिखते हैं, अगर आपने के की यूनिट लिखना चाहते हो भाई तो क्या करोगे आप, देखो के की यूनिट लिखना है तो के बराबर कितना आएगा, यहाँ से लिख के बता दो जरा, एफ आएगा इंटू ये आर का स्क्वायर अपॉन क्या चार्ज का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आर क्या है, आर इज अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो कूलम का स्क्वायर। आइए भाभी बैठिए पढ़िए घूम आए आप छत से, चलिए बढ़िया है। हाँ तो व्हाट वी आर स्टडिंग, हम यहाँ पर देख रहे थे के की वैल्यू कितनी होती है एसआई सिस्टम पे, ये होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं भाई, ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो परमिटिविटी का मतलब होता है अगर एक स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्पेस में ट्रैवल कर रही है उस चीज़ को बोलते हैं उसकी परमिटिविटी। समझो जैसे आपने एक पाइप उठाया, इस पाइप में आपने पानी बहाना चालू किया, ठीक, पाइप सीधा है तो पानी कम बहेगा, इसी पाइप को मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूँ तो पानी निकल जाएगा। तो पानी का जो फ्लो है टेढ़े पाइप में ज़्यादा है, सीधे पाइप में थोड़ा कम है, और वही चीज़ रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी। देखो परमिटिविटी आपको ये नहीं बताती है कि कितने अच्छे से बह रहा है, परमिटिविटी आपको ये बताती है कितनी रुकावट है उस चीज़ में। पाइप जब सीधा है तो रुकावट ज़्यादा है, पाइप जब हल्का सा टिल्ट कर दिया आपने तो पानी आसानी से बहेगा, यहाँ पानी थोड़ा धीरे बहेगा, यहाँ पानी थोड़ा तेज बहेगा। जब पानी का रुकावट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रुकावट, उस रुकावट को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो परमिटिविटी होती है इसको कहते हैं रुकावट, है ना। ये जो परमिटिविटी जो होती है इसे कहते हैं क्या, रुकावट। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, रुकावट, या तो बोल सकते हैं क्या अपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं भैया, अपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी आपको फील आया, परमिटिविटी देखो कंफ्यूज नहीं होना, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि परमिटिविटी का मतलब परमिट कर देना, निकाल देना होता है, पास कर देना होता है, बट एक्चुअली उसका मतलब वो होता नहीं है। परमिटिविटी का मतलब होता है कितना रुकावट दे रहा है एक सिस्टम। जैसे मैं बोलूँ अगर एक चार्ज को, जैसे आपने एक चार्ज है क्यू, इसको सबसे पहले तुमने छोड़ा एयर में, ठीक है, एक छोड़ा एयर में, फिर तुमने छोड़ा वैक्यूम पे, फिर तुमने छोड़ा पानी पे, पानी का मतलब क्या, वाटर पे। अब मैं तुमसे बोलूं कि कहाँ पर ये चार्ज अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड बना पाएगा, तो तुम बोलोगे एयर है, वैक्यूम है, वाटर है। तो जिस जगह पे सबसे अच्छे से फील्ड बना पाएगा वहाँ की परमिटिविटी कम होगी। समझो जहाँ पर फील्ड अच्छे से बनी वहाँ की परमिटिविटी कम, जहाँ फील्ड ज़्यादा डिस्ट्रॉटेड बनी मतलब जहाँ अपोजिशन ज़्यादा आया वहाँ की परमिटिविटी ज़्यादा। ऑपोजिशन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। अच्छा मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर परमिटिविटी की जगह एक वर्ड आता है परमिएबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं इस म्यू पे और इस एप्सिलॉन पे। देखो म्यू जो होता है वो होता है परमिएबिलिटी। क्या होता है, ये होता है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी जो आप समझ रहे हो ना, ये वो चीज़ है, मतलब क्या, एक जगह एक स्पेस कितने अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड बना पाएगी उस चीज़ को बोलते हैं परमिएबिलिटी। बट एक स्पेस कितने अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक सकती है इसको बोलते हैं उसकी परमिटिविटी। और अगर समझ में आ गया है तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ और उस पॉइंट के बाद आप फटाफट यहाँ से चालू करेंगे, ये नोट करेंगे, ये नोट करेंगे, ये नोट करेंगे, ये सब नोट करेंगे। और एक स्पेशल पॉइंट है जो कि ये फील होना चाहिए आपको, क्या कि जो आपका सबसे पहले आपका जो परमिटिविटी होती है ना, जो आपकी परमिटिविटी होती है वर्सेस परमिएबिलिटी। यहाँ पर मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको फील आना चाहिए। परमिटिविटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, और परमिएबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी होती है रोकने की क्षमता, दैट इज कॉल्ड एज ऑपोजिशन। परमिएबिलिटी क्या होती है, फ्लो करने की एबिलिटी, है ना, जिसको मैं बोल सकता हूँ सपोर्ट करना, ठीक है। तो सिंपल भाषा में समझो तो परमिएबिलिटी मतलब होता है सपोर्टिंग नेचर ऑफ अ मीडियम, वेयर एज परमिटिविटी होता है अपोजिंग नेचर ऑफ अ मीडियम।
तो आई थिंक फील हुआ होगा परमिटिविटी और ये, और फटाफट इसको नोट करो, उसके बाद मैं रब करता हूँ और इस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। हाँ भाई, हो गया नोट, अगर हो गया है तो फटाफट मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम कूलम्स लॉ को और डेप्थ में फील करना चालू करते हैं। देखो, तो आपने सब समझा कि सबसे पहले आपने समझा कि चार्ज पार्टिकल क्या होता है। अगर चार्जेस को और फील करना है ना, तो चार्जेस को थोड़ा सा मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने चार्ज को फील किया है। मतलब हमने इन डेप्थ व्हाट इज चार्ज इस चीज़ को फील किया है, बॉडी पे चार्जेस कैसे आते हैं ये फील किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो चैनल पे जाइए और वीडियो को देखिए कि चार्जेस क्या होता है और उसको फील कीजिए भाई। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं थोड़ा सा और आगे की चीज़ें। ठीक है, चलो तो लेट्स फील द कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को थोड़ा सा और डेप्थ में घुसड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या बोला था कूलम्स ने? कूलम्स ने 2-3-4 स्टेटमेंट्स दिया है, उन स्टेटमेंट्स को फिर से रिव्यू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है भाई? कूलम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है, परमिबिलिटी वर्सेस परमिटिविटी समझ में आया क्या? हाँ भाई, ये आ गया। अच्छा, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? देखो, कूलम्स लॉ सिंपल से आपसे ये बोला कि जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? ये होता है k टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू कितनी थी? अभी आपने देखा ये होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट सिंपल अगर बात करूं तो परमिटिविटी थी फ्री स्पेस की। फ्री स्पेस का मतलब होता है भाई वैक्यूम, है ना? वैक्यूम को ही बोलते हैं फ्री स्पेस। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी थी? ये वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, इंटू क्या है? ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो ये जो कूलम का जो लॉ है ये हमको क्या बताता है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, अब इस पर हम थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन डालने की कोशिश करते हैं। अभी हमने समझा था ये परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी मैं फिर से बता रहा हूँ, एक मीडियम की परमिटिविटी का मतलब ये होता है वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनने से कितना अच्छे से रोक रहा है, उसको बोलते हैं उसकी परमिटिविटी। परमिटिविटी से ये मत समझना ना कि परमिट करने की एबिलिटी, नहीं, रोकने की एबिलिटी। परमिएबिलिटी होती है सपोर्ट करने की एबिलिटी, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है? परमिटिविटी होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको ना और फील करना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आया कैसे? तो ये आया ऐसे था कि दो चार्जेस थे, एक चार्ज था Q1 जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था, और दूसरा चार्ज था Q2 जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते थे। बट हाँ, पॉइंट क्या है? ये पॉइंट चार्जेस होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूं भाई कि भैया इसने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, तो तुम डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले ये दोनों चार्जेस जिस भी लाइन में जा रहे हैं इसको लाइन बनाओगे, लाइन जॉइनिंग द चार्ज बनाओगे। ये बेसिकली क्या है? दिस इज द लाइन विच जॉइंस द टू चार्जेस। ठीक है, अब ये लाइन क्यों बनाया आपने? मैंने इसलिए लाइन बनाया कि ये जो भी फोर्स होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो आएगा इसी लाइन के लॉन्ग। देखो कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज इसकी ओर खींचे चले जाएगा। क्यों? मान लो ये लड़का है, लड़की है, तो लड़का का खींचा चले जाएगा लड़के की ओर, लड़की की ओर। ठीक है, फिर ये लड़की इस लड़के की ओर खींची चली जाएगी। मतलब ये जो फोर्स आ रहा है, ये पहला ऑब्जर्वेशन से आपको दिख रहा है कि जो फोर्स होगा भैया ये लाइन जॉइनिंग द चार्जेस आएगा। तो इस चीज़ को लिख लेते हैं फटाक से, है ना? इस चीज़ को लिख लेते हैं, इसको भी फटाक से मिटा देते हैं और इसको हम लिखना चालू करते हैं। चलो देखो, लिखना चालू करते हैं। देखो, हाँ भाई मिट गया। चलो, तो भाई पॉइंट क्या है? पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि जो फोर्स होगा, जो भी फोर्स होगा, डायरेक्शन विल बी अलोंग, कहाँ होगा भैया बता दो जरा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। ये दो चार्जेस के बीच में जो भी लाइन होगी ना उसी के अलोंग होगा। देखो यहाँ तो आपने क्या लिया था, यहाँ पर बना देते हैं। अगर तुम दो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो तो सबसे पहले लाइन जॉइनिंग बनाओगे, लाइन जॉइनिंग बनी। अब लाइन जॉइनिंग के बाद फोर्स बना दो, कहाँ कहाँ आएगा? अब दोनों लड़कों को या लड़कियों को साथ में बंद करो, लड़ाई करके दूर भागेंगे। हाँ भैया दूर भागेंगे, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन आ गया। बट कहाँ पर आया? लाइन जॉइनिंग पे आया। अरे कभी ऐसा नहीं होगा कि ये चार्ज यहाँ भागने का कोशिश कर रहा है, नहीं भैया यहीं भागेगा। क्यों? लाइन जॉइनिंग में ही भागता है, ऐसा नहीं भागता कि भैया ये यहाँ भागने लगा, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, वो भागेगा यहीं पर। ठीक है, ये तो सेम चार्ज हो गया। फिर अपोजिट चार्ज बना दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्या करोगे? सबसे पहले लाइन जॉइनिंग बनाओगे। लाइन जॉइनिंग जैसे ही बन गया, आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज भागेगा किसकी ओर? नेगेटिव की ओर। और नेगेटिव चार्ज कितने कहाँ भागेगा? पॉजिटिव की ओर। तो ये भी लाइन जॉइनिंग है, ये भी लाइन जॉइनिंग है। तो क्या फर्स्ट पॉइंट आपको फील हो रहा है कि फोर्स जो होता है लाइन जॉइनिंग पे होता है। अब हम कर क्या रहे हैं? हम कूलम्स लॉ को और डेप्थ में घुस रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बोला था, ये कूलम्स लॉ जो है ना, ये हमेशा पॉइंट चार्जेस में लगता है।
पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या? देखो, पॉइंट चार्जेस का मतलब ये होता है कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, अगर मैं डिस्टेंस को आर बोल रहा हूँ, तो ये जो आर है ये ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू इनके न्यूक्लियर साइज के, क्योंकि चार्ज एक एटम के अंदर होता है, तो एटम का न्यूक्लियर साइज होता है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज जो डिस्टेंस है आर, इट शुड बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर साइज, सॉरी। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट ये है कि जो कूलम्स का लॉ है, Cl इज वैलिड फॉर कहाँ वैलिड होता है भैया? पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, कहाँ वैलिड होता है? पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है भैया कि अभी आपने बात बोली कि ये न्यूक्लियर साइज जो होता है, वो न्यूक्लियर साइज जो है, ध्यान से समझो, मान लो एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। ठीक है, अगर तुमने दोनों को पास पास में रखा तो दोनों का चार्ज, और यहाँ पर मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस कुछ न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा। हाँ भैया, और आप जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स बहुत तगड़ा फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है भाई। जब इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख सकता है तो दूसरे चार्ज को भी तो इम्पैक्ट कर सकता है, और जब दूसरे चार्ज को इम्पैक्ट कर सकता है तो इनके बीच में जो कोलंबियन फोर्स बनता है ना, इसको बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स बनता है उसको बोलते हैं कोलंबियन फोर्स। तो कोलंबियन फोर्स को भी तो इम्पैक्ट कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि अगर आपको ये कोलंबियन फोर्स को इम्पैक्टफुल रखना है तो न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है एक चार्ज का, उसको बहुत कंपैरेटिवली छोटा रखना है डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको फील होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, उसको प्रोमिनेंट नहीं करने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस रखते हैं, है ना। वैलिड पॉइंट चार्जेस क्यों रखा आपने? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भैया एक पॉइंट और, कि देखो अब इस बात को थोड़ा सा फील करना। देखो हो क्या रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये नेगेटिव चार्ज आया तो उसने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस किया। ठीक, जब ये नेगेटिव चार्ज आया, अब समझ जाओ, अब ये भूल जाओ कि ये पॉजिटिव चार्ज कुछ था, नेगेटिव चार्ज बस था। अगर ये नेगेटिव चार्ज बस है तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को समा रहा होगा, ऐसे ऐसे समझो। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ऐसे समा रहा होगा कि चारों डायरेक्शन से। ठीक है, अब गलती से तुमने कोई दूसरा चार्ज क्यों, ये मान लो 1 था, ये मान लो 2 था, इसके एरिया में रख दिया, इसके फील्ड में रख दिया, तो क्या लगेगा इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है एक फोर्स, जिस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर, तो चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो भाई ये चीज़ आप फील करो कि भाई जितना फोर्स ये Q1 इस पे लगा रहा था, उतना ही फोर्स, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन तो अलग अलग है, उतना ही फोर्स ये Q2 इस पे लगा रहा है। इस चीज को आप कैसे लिखते हो? इस चीज को मैं लिखता हूं इससे। अभी हमने सिर्फ F लिखा, F क्या था? फोर्स था, और इस F को बोलते हैं एक्चुअली म्यूचुअल फोर्स, है ना। इस F को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है भैया? म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों एक दूसरे पे जो जितना लगाते हैं, एक ने उस पे लगाया, उसने इस पे लगाया, और ये दोनों एक्चुअली बराबर होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट यही है, पर यहाँ पर थोड़ा सा फील करवा दूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले इस 1 चार्ज पे सेकेंड चार्ज ने जो फोर्स लगाया उसको लिखते हैं हम F12 से। कैसे लिखते हैं? F नीचे क्या लिखोगे? 12। ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं है, दिस इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू बोल दो जरा Q2 से, है ना, ड्यू टू Q2। ठीक है, अगर आपसे किसी ने F21 पूछा ये क्या होता है तो आप बता दोगे दिस इज फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो क्या ये F21 है? सेकेंड ऑन फर्स्ट ड्यू टू चार्ज ऑन फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। और ये क्या है भाई? ये फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2। तो ये क्या है भाई? ये F21 क्या होता है? इट इज नथिंग, इट इज फोर्स ऑन चार्ज किस पे? सेकंड पे। जो पहले लिखा होता है वो चार्ज पे फोर्स लगता है ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू 1 चार्ज, है ना, फर्स्ट चार्ज की वजह से। ठीक है, और पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि जो मैग्नीट्यूड होता है ना F12 का, ये मैग्नीट्यूड बराबर होता है F21 से। मतलब ऐसे समझो कि एक लड़का है, एक लड़की है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है, जितना फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रही है ना, उतना ही फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहा है। एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, होता तो ये जनरली कि एक लड़का ज़्यादा प्यार करने लगता है, एक लड़की कम प्यार करने लगती है ना। बट चार्जेस में ऐसा नहीं होता है भाई, चार्जेस बहुत साफ सुथरे हैं। चार्ज बोलेगा अगर अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है तो मैं जितना अट्रैक्ट हो रहा हूँ तू भी उतना अट्रैक्ट होगा। समझ में आ रहा है क्या? है ना। तो चार्जेस की स्पेशलिटी ये है, क्योंकि फिजिक्स है ना भाई, लॉ ऑफ नेचर है, तो लॉ ऑफ नेचर अपने आप को बैलेंस तो करेगी ना। ठीक है भाई, चलो
चलो, तो ये क्या है, अब बस मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट देखो जरा, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, इस वाले फोर्स पे इधर लगा रहा है, ये वाले पे चार्ज पे फोर्स इधर जा रहा है, तो ये वाले चार्ज पे फोर्स इधर आ रहा है, मतलब फोर्स एंटी पैरेलल है ना, बट फोर्सेस आर क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, फोर्सेस आर एंटी पैरेलल, फोर्सेस आर एंटी पैरेलल। समझ में आया क्या ये वाला पॉइंट? ठीक है भाई, ये पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये वाले फोर्स की जो चार्ज Q1 पे फोर्स आ रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कैसे बताते हो? तो डायरेक्शन को बताने के लिए क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं वेक्टर्स, और वेक्टर्स में भी जनरली मैं बोलूँ तो यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया इस F12 की डायरेक्शन बता दो, ठीक है, अगर इस F12 की डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन ऑफ F12 क्या होगा बताओ जरा, डायरेक्शन ऑफ F12, तो क्या कर रहे हैं हम, एक यूनिट वेक्टर मान ले रहे हैं, आर तो चलो नीचे है, आर से नहीं मानेंगे, है ना, यूनिट वेक्टर मान ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए से कैब लगाया तो यूनिट वेक्टर है। अच्छा, मुझे डायरेक्शन बताओ कहाँ से कहाँ तक है, इस पे फोर्स कहाँ से कहाँ लग रहा है, ये चार्ज 1 से चार्ज 2 की ओर लग रहा है, तो 1 से 2, यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 से लेकर के 2, क्या फील हो रहा है? ठीक है, ऐसे ही आप बता सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ F21 कितना होगा, बता दो जरा। F21 का मतलब क्या, यहाँ का डायरेक्शन क्या, तो डायरेक्शन कैसे बताते हो, कैब से बताते हो। देखो ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं एक ही यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। एक ही यूनिट वेक्टर क्यों आया, क्योंकि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन है तो सेम पैरेलल बट एंटी पैरेलल हैं। समझो भाई, यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन के लिए ए था, जब इधर फोर्स है तो ए है, जब इधर फोर्स है तो तुम बोल सकते हो ना माइनस ऑफ ए कैप, ठीक है, तो माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ ये क्या होगा, माइनस ऑफ ए टाइम्स ऑफ, एक्चुअली ये माइनस अभी अलग करते हैं, समझाऊंगा मैं क्यों। इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन 2 से लेकर के 1 तक है। कहाँ से है भैया, भाई फोर्स 2 से 1 की ओर लग रहा है, तो ए टू 1 आया, इसी को आप लिखते हो माइनस ऑफ ए कैब 1 से लेकर के 2। भाई भाई भाई, यहाँ से फोर्स इधर जा रहा है, डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो उधर से इधर आने को बोलोगे ना नेगेटिव है, हाँ भाई नेगेटिव है, तो एक्चुअली इसको जरूरत नहीं पड़ती है, नेगेटिव कंफ्यूज नहीं होना आप, बस यहाँ समझो कि ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ गया। अब मैं ये डायरेक्शन क्यों निकाला, अभी जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, ये पढ़ा था वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या, सिर्फ स्केलर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म का मतलब क्या, सिर्फ मैग्नीट्यूड था। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म का, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है भैया, कुछ नहीं, F12 का मतलब क्या, फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। इसका वेक्टर क्या होगा बताओ जरा, क्या होगा। वेक्टर में 2 चीज होती है, उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या है, ये लिखा है, क्या है भैया, ये लिखा है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो उसका पूरा मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू इसका डायरेक्शन क्या, F12 का डायरेक्शन क्या बताओ जरा, जल्दी बताओ, अरे बताओ ना F12 का डायरेक्शन, तो ये हो गया A क्या है 1 2। देखो कई बुकों में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कई बार A21 भी लिखा होता है। एक्चुअली A21 क्यों लिखा होता है, ये इसलिए लिखा होता है, अभी हमने क्या माना था, दोनों चार्जेस को अपोजिट। अब इसी केस में दोनों चार्जेस को पॉजिटिव मानो, एक पॉजिटिव और दूसरा चार्ज क्यू, ठीक है। मान लो ये है Q1 पॉजिटिव Q1 और ये है पॉजिटिव Q2, ठीक है। अब मुझे बताओ इस पे फोर्स कैसे लगेगा, तो बोलोगे भैया ये यहाँ भागेगा, क्योंकि आप सेम टाइप के फोर्सेस हैं, सेम नेचर के फोर्स है, पॉजिटिव हैं दोनों, तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक। फिर मैं तुमसे पूछूंगा भाई ये क्या है, दिस इज F ऑन फोर्स 1 ड्यू टू 2, इस पे इसकी वजह से, फिर ये क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है। अब तुमसे मैं बोलूँगा कि इसका डायरेक्शन बताओ, इसका डायरेक्शन बताओ, तो तुम बोलोगे भैया इसका डायरेक्शन मुझे कैसा दिख रहा है, इस वाले डायरेक्शन का कैसा दिख रहा है कि एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन 2 से 1 की ओर जा रहा है, एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन 2 से 1 की ओर जा रहा है। ये किसका डायरेक्शन दिखा रहा है, F12 का डायरेक्शन दिखा रहा है, और हमने क्या लिखा है, F1 2 लिखा है, यहाँ क्या है 2 1 है। तो कंफ्यूज नहीं होने का, वो डेरिवेशंस जो होते हैं वो सेम टाइप के चार्जेस को लेके भी कर सकते हो। यहाँ मैंने अपोजिट चार्ज लेके कर लिया, आपकी मर्जी। अरे अब आप इतने केपेबल हो भाई कि आप फील कर रहे हो कि डायरेक्शन कैसे लेते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, क्या फील हो रहा है कूलम्स लॉ। अगर कूलम्स लॉ फील हो रहा है तो ये 90 डेज का जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज है, हम इसको ऐसे ही हर एक टॉपिक को फील करते हुए चल रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपने ये लिख दिया, हाँ भैया ये मिटा देते हैं, ठीक है, ये मिटा देते हैं, ये समझने के लिए बताया मैंने, है ना। ये कंफ्यूज नहीं होना कि भैया बुक में तो F21 लिखा है, अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिखते हैं तो यहाँ 2 1 आता है। अरे रटना नहीं भाई, ऐसे रटते फटते नहीं है, ठीक है, ऐसे रटते नहीं है। चलो फिर अगर तुमसे F12 किसी ने लिखवाया तो F21 भी लिख दोगे। F21 कितना आएगा भैया, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1, कैसे लिखते हो, सेम मैग्नीट्यूड, है ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, ठीक है। तो क्या है भैया
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ मेरे को डायरेक्शन क्या है भाई, F21 का डायरेक्शन क्या, F21 का डायरेक्शन क्या, बोलो। एक यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन कहाँ से है, 2 से लेकर के 1 तक का है, तो क्या लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे भैया, है ना, लिख दोगे, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये क्या हो गया भैया, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। आई थिंक आपने कूलम्स लॉ को फील किया। हमने सबसे पहले कूलम्स लॉ के डायरेक्शन निकालने सीखा कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कहाँ पर होता है, लाइन जॉइनिंग पे ही होता है। फिर हमने देखा अट्रैक्शन कब लगता है, रिपल्शन कब लगता है। जब सेम चार्जेस होते हैं तो रिपल करेंगे, अपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्ट करेंगे। फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ये भी हमने देखा। फिर मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी आई जिसको बोलते हैं के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, है ना। और एक क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होता है, एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द फील्ड, फील्ड को बनाने से रोकने की कैपेबिलिटी, उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आपने सुना होगा, मैंने अभी बोला कि जो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की अलग होती है, वाटर की अलग होती है, एयर की अलग होती है। इसका मतलब क्या, देखो समझो। जैसे मान लो आपने एक लोहे का टुकड़ा उठा के लेके आया, ठीक है। आपने मान लो अलग अलग मटेरियल लिया। पहला मटेरियल ये लिया आयरन का, ठीक है। फिर तुमने एक मटेरियल लिया जिसके अंदर तुमने पानी भर दिया, ठीक है। तुमने एक मटेरियल लिया, तुमने इसके अंदर एयर भर दी, ठीक है। फिर तुमने एक मटेरियल लिया जिसके अंदर कुछ नहीं छोड़ा, जैसे फ्री स्पेस, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम। अब बात क्या होती है, जब तुम इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, पॉजिटिव चार्ज रखा, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी फील्ड बनाएगा अंदर, बोलो हाँ। अब फील्ड क्या सब में सेम बनेगी, नहीं बनेगी, सब में अलग अलग फील्ड बनेगी। क्यों, क्योंकि सबकी फील्ड बनाने की कैपेबिलिटी अलग अलग है, क्योंकि उनका मटेरियल अलग अलग है। और इसी चीज़ को बोलते हैं उसकी परमिटिविटी। फील्ड बनाना कितना जिसमें आसान है ना, उसकी परमिटिविटी उतनी कम होती है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी उतना अपोजिशन ज़्यादा, ठीक है। तो पॉइंट समझो, लोअर द परमिटिविटी, लोअर द परमिटिविटी, परमिटिविटी कम, जितनी परमिटिविटी कम है उतनी ज़्यादा फील्ड बनेगी, जितनी ज़्यादा फील्ड उतनी परमिटिविटी कम, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, देखो अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, आयरन का परमिटिविटी कुछ होगा तो इसको एप्सिलॉन आयरन लिख दूँ मैं, हाँ भैया आयरन लिख दो। फिर वाटर में कुछ परमिटिविटी होगी, हाँ भैया, तो परमिटिविटी एप्सिलॉन, क्या मैं वाटर लिख दूँ, हाँ भैया लिख दो। क्या यहाँ पर एप्सिलॉन एयर लिख दूँ, हाँ भैया एयर लिख दो। क्या एप्सिलॉन इसको वैक्यूम लिख दूँ, हाँ भैया, इस वैक्यूम को ही हम बोलते थे एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अब हम क्या करेंगे, ये जो आयरन की परमिटिविटी है इसको कंपेयर करेंगे इस वैक्यूम की परमिटिविटी से। मतलब परमिटिविटी ऑफ एन आयरन विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो मैंने क्या बोला भाई, आपने जब परमिटिविटी ऑफ आयरन कंपेयर किया परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से, कंपेयर कैसे करते हैं, डिवीजन करके, माइनस थोड़ी ना करोगे, सोच के देख, माइनस नहीं करेंगे भाई, डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि कंपेयर कर रहा है ना, तेरे परसेंट इसके परसेंट, कंपेरिजन होता है डिवीजन से, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ आयरन विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी ऑफ एयर, इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ER। क्या बोलते हैं भाई, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, कुछ ही नहीं होती है भैया, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको फील आ रहा है, अरे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो दो मटेरियल, डाई का मतलब क्या, दो, मीडियम और वैक्यूम में कंपैरिजन करवाता है कि किस पे फील्ड ज्यादा कम बन रही है, वही होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। तो K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या फील आ रहा है, अगर फील आ रहा है तो फटाफट वीडियो में कमेंट करके बताओ कि भैया कैसे समझ में आया। तो ये जो 90 डेज का जो 90 कॉन्सेप्ट सीरीज है, इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को फील कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को जड़ से समझ रहे हैं। हम न्यूमेरिकल एबिलिटी पे अभी फोकस नहीं कर रहे हैं, वी विल फोकस ऑन द फ्यूचर। जब हमको फील होगा कि हाँ हमारा बेसिक अच्छा है तो हम न्यूमेरिकल में जंप कर सकते हो। देखो न्यूमेरिकल इज ऑल अबाउट सॉल्विंग, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट जितना तगड़ा उतना न्यूमेरिकल अच्छा, ठीक है। तो इसी चीज़ के साथ हम आज ये जो कूलम्स लॉ है इसको समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा, समाप्त करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं कि ये कूलम्स लॉ को अपन लगाते कैसे हैं, ठीक है। तो अब ना मैं मिटा रहा हूँ और उसके बाद कूलम्स लॉ को हम सॉल्व करेंगे, एक बेसिक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो आ जाओ। तो भाई फटाफट मिटा देते हैं, फटाफट मिटा देते हैं, फटाफट मिटा देते हैं। चलो देखो,
फटाफट मिटा देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि हम कूलम्स लॉ को कितने प्यारे तरीके से फील करते हुए कूलम्स लॉ पूरा खत्म भी हो गया और आपको फील भी नहीं हुआ होगा कि हमने कुछ सब पढ़ा है। एक्चुअली अगर आप फिजिक्स को देखें या मैथमेटिक्स को देखो, अगर आपको ये पढ़ाई बर्डन लग रही है, अगर आपको फील करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप मानो आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मैं बोलूँ केमिस्ट्री बायोलॉजी, अच्छे से हायर स्टडीज़ में उनको पकड़ नहीं पाओगे अंटिल अनलेस यू आर नॉट स्टार्टेड फीलिंग द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को फील करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अपने अपने जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ना, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते चलो, आप देखोगे कि भैया मस्त होते जा रहा है सॉल्व। ठीक है, तो चालू करते हैं न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल बेसिकली क्या है, न्यूमेरिकल आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो न्यूमेरिकल मैं पढ़ता हूँ, रीड मारता हूँ। तो न्यूमेरिकल बेसिकली क्या है, टू पार्टिकल्स ईच हैविंग मास, देखो लिखा है यहाँ पर टू पार्टिकल ईच हैविंग मास। तो ये जो न्यूमेरिकल है, दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम एस.एल. अरोरा। तो क्या है भाई, टू पार्टिकल ईच ऑफ हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1.0 10 to the power -7 staying in a limiting equilibrium on a horizontal table with a separation of 10 centimeter between them. The coefficient of friction between each particle and the table is same. Find the mu. चलो भाई इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल को पढ़ लिया है तो फटाफट हम इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है भैया, डायग्राम बनाते हैं। चलो देखो, तो क्या बोला है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, आपने मान लिया ये आपकी हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक, इस हॉरिजॉन्टल टेबल में आगे बोला है आपसे कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, जो चार्ज पार्टिकल दोनों के चार्जेस सेम है। ठीक है, तो एक चार्ज पार्टिकल मैंने ये मान लिया, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये मान लिया। अब ये चार्ज पार्टिकल ना टेबल के ऊपर है भाई, और टेबल कुछ ऐसी है। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल टेबल के ऊपर है, टेबल कुछ ऐसी है। ठीक, इनका मास कितना है दोनों का, ये भी 5 ग्राम की है, ये भी 5 ग्राम की है। चार्ज कितना दिया है, चार्ज बता दो जरा, चार्ज कितना दिया है, चार्ज दिया है भैया 1.0 इंटू 10 to the power -7 कूलम। आगे तुमसे बोला है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेपरेशन कितना है, सेपरेशन डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे तुमसे बोला है कि भाई ये जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम पे हैं। पॉइंट समझना, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये दो चार्ज पार्टिकल प्लस प्लस पास में रखे हैं, मुझे बताओ क्या फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा दोनों के बीच में, हाँ मतलब ये दोनों मूव करना चालू करेंगे। ठीक, अगर ये दोनों चीज़ एक कहाँ पर रखे हैं, एक प्लेन में रखे हैं, मान लो एक सरफेस के ऊपर रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर भागेगा और ये वाला चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल की वजह से इधर भागेगा और दोनों मोशन करना चालू करेंगे। बट मोशन को अपोज कौन करेगा भाई, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्यों करेगा, क्योंकि ये एक सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं और जब स्लाइड करते हैं तो वहाँ पर आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, स्लाइड करते गए, जैसे जैसे ये दूर जा रहे हैं, मुझे बात बता दो, अभी चार्जेस यहाँ थे, जब चार्जेस इधर पर होंगे तो इन पे फोर्स थोड़ा कम लगेगा। हाँ भैया, मतलब जब यहाँ पर थे तो फोर्स ज़्यादा था, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। यहाँ पर डिस्टेंस आया, इतना डिस्टेंस से फोर्स कम होगा, और ज़्यादा बढ़ेंगे फोर्स और कम होगा। और क्या एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर चार्जेस इक्विलिब्रियम पे होंगे, और वही सिचुएशन यहाँ पर लिखी है कि जब ये चार्जेस पास में थे तो ये फोर्स लगा रहे थे, जब ये चार्ज 10 सेंटीमीटर दूर आए ना तो ये स्टेबल हो गए, इसको स्टेबल किसने किया, इसको स्टेबल किया भाई फ्रिक्शन ने। बात को समझो, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, चार्ज लगा पॉजिटिव, ये यहां भागना चाह रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स लग रहा था। ठीक है, ये यहां भागना चाह रहा था कूलम्बिक फोर्स की वजह से, बट इन दोनों पे लग रहा है एक फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगता है, गिवन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। ठीक है, अब ये फ्रिक्शनल फोर्स होता कितना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो कुछ नहीं होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन n, यही होता है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, आपको निकालना है यही म्यू, पूछा है ना आपसे व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, तो आपको इसी म्यू को निकालना है। अब ये n क्या होता है, देखो n जो होता है वो होता है नॉर्मल का मतलब क्या समझो, जैसे मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये टेबल के ऊपर रखा है ऐसे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल मास मैंने माना 10 किलोग्राम है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है तो ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको बोलते हैं F इंटू जी,
mg, तो ये mg कहाँ लगेगा, नीचे, m इंटू जी, ठीक है। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये 10 न्यूटन नीचे धकेल रहा है तो भाई ये जो डेस्क है ये भी तो 10 न्यूटन से इसको ऊपर धकेलेगी, 10 न्यूटन mg से नीचे ढकेल रहा था तो mg से ऊपर ढकेलेगी, और ये जो अपवर्ड फोर्स आता है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स आता है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, और वही नॉर्मल यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मतलब क्या, अगर ये 5 ग्राम का नीचे ग्रेविटेशन के चक्कर में कुछ mg लगेगा और ऊपर क्या आएगा, इसके नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो नॉर्मल जो होता है ग्रेविटेशनल के एंटी पैरेलल होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे भैया, कुछ नहीं, म्यू इंटू मास इंटू ग्रेविटी, ठीक है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या ये जितना एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा था, कूलम्बिक फोर्स आ रहा था, उतना ही फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेबल है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है भैया, स्टेबल है। स्टेबल होने का मतलब क्या, स्टेबल होने का मतलब ये होता है कि जो नेट फोर्स है ना भाई, नेट फोर्स जो है वो जीरो है। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या, जितना फोर्स ये है, जितना कूलम्बिक फोर्स है, उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। तो ये लिख दो भाई, कूलम्बिक फोर्स को कैसे लिखते हो, ये लिखते हो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, m इंटू जी होता है, ठीक। के की वैल्यू कितनी होती है भैया, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू कितनी दी है, दोनों चार्ज सेम है, जिसकी वैल्यू है ये वाला पर्टिकुलर चीज, दोनों सेम है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.0 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत नहीं। डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, क्योंकि ऐसा यूनिट में, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा यूनिट में डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ये जो मास होगा ना, ये किलोग्राम में डलेगा, ना कि ग्राम में, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राम में दिया है, तो उसको आप किलोग्राम में बदलोगे, ठीक है। चलो अभी हम बदलते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये होगा 10 इंटू 10⁻⁻2, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 होता है, स्क्वायर अपना दिया हुआ है। इस म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है, जो कि होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मास कितना है भैया, मास दे रखा है 5 ग्राम। अच्छा 5 दे रखा है ग्राम में, मुझे इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे, क्या इसको आप 5000 अपॉन 1000 लिख सकते हो। अभी ये ग्राम ही में है, अबे भाई ये 5000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम जब आपने कन्वर्ट किया, तो क्या आप इसको ऐसा लिखा कि जो 5 ग्राम होता है, ये 5 इंटू 10⁻³ ग्राम होता है। हाँ भैया 3 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो क्या करा आपने, मास कितना आया, मास आया 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में। ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 10 लेके आप सॉल्व करना चालू करें। अच्छा अब देखो क्या है, एक 10 मतलब 10⁻1 लिखा है, 10⁻⁻2, तो ये 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। 10⁻1 का स्क्वायर, 10⁻1 का स्क्वायर 10⁻2 होता है, बट ये -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो तो ये लिखा है 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये कितना लिखा है, 1 का स्क्वायर 1 ही है, 10⁻⁻7 का स्क्वायर 10⁻14, क्या कोई दिक्कत नहीं, इंटू ऊपर जाके कितना था, ये 10⁻2 इज इक्वल टू, ये म्यू की वैल्यू आपको फाइंड करना है, ये लिखा है 5 इंटू 10⁻³ 10⁻1 मतलब 10⁻², क्या कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो 10⁻² उधर भेजोगे, आप नीचे भेजोगे तो क्या होगा, 10⁻2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे 10⁻2 था, ऊपर जाएगा 10⁻2 हो जाएगा। तो मैं फाइनली लिख रहा हूँ आपको, म्यू इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, म्यू इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻14 इंटू 10⁻⁻4। क्यों, -2 था, यहाँ जाएगा -2, ऊपर जाएगा 10⁻4, सॉरी -4 नहीं 10⁻4 अपॉन कितना है भाई, ये 5 जो कि नीचे आया, ठीक। सॉल्व करना कोशिश करते हैं, 10⁻9 10⁻4 10⁻13 और -14, तो ये बन गया 10⁻1 फाइनली 10⁻1। देखो तो ये कितना लिखा है, ये वैल्यू लिखी है म्यू इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू 10⁻1। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 9 को 5 से डिवाइड करोगे 1 टाइम्स में आ गया, कितना बच रहा है 0.40, तो मतलब 8 लगा करके इंटू 10⁻1। चलो सॉल्व कर दो, माइनस उधर भेज दो, तो कितना आ जाएगा 0.18। यूनिट कितनी होती है, म्यू की यूनिट क्या होती है भाई, म्यू क्या होता है, म्यू होता है F/mg। F एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, तो जो म्यू जो है क्या ये भी एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। देखो फोर्स ऊपर आ रहा है, नीचे भी फोर्स आ रहा है n से, दोनों कैंसिल, तो म्यू जो है वो यूनिटलेस है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई भैया, म्यू की वैल्यू आ गई 0.18। तो क्या आपको फील हुआ कॉन्सेप्ट,
कूलम्स लॉ का। क्या आपको ये न्यूमेरिकल फील हुआ? हाँ भैया, ये न्यूमेरिकल पूरा फील हुआ। चलो तो फटाफट न्यूमेरिकल को नोट कर लो भाई, और अगर आप नोट कर लोगे उसी के साथ हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, जिसमें हमने कूलम्स लॉ को फील किया, एक न्यूमेरिकल को भी हमने फील किया बहुत अच्छे से। और हम अगले दिन कॉन्सेप्ट नंबर 18 में मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।